वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के जो इस वीडियो में है वो हम चैप्टर थर्ड करेंगे। 10th क्लास का टॉपिक है चैप्टर थर्ड। तो जो हमारा चैप्टर थर्ड रहने वाला है वो उसमें भी काफ़ी कुछ डिडक्शन कर दिया गया है, ठीक है, काट दिया गया है। तो वो आज हम देखेंगे। वैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो चैप्टर थर्ड है, जो चैप्टर थर्ड है वो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम करेंगे टू वेरिएबल। तो ये हमारा जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का चैप्टर है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्चुअली में है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, और टू वेरिएबल में किस तरह की है। तो ये तो जैसे हम सिंपली अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं x=7 लिख देता हूँ, या फिर x= कोई भी कांस्टेंट लिख देता हूँ, तो ये जो है ये भी एक लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी पावर एक हो। जैसे यहाँ पर x की पावर अगर आप देखेंगे तो 1 है, ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अब हम बात करते हैं दो वेरिएबल में। यहाँ तो वेरिएबल एक ही है, आप देख रहे हैं वेरिएबल एक ही है। वेरिएबल एक का मतलब जैसे यहाँ पर एक्स वेरिएबल तो वो सिंगल है, ठीक है, उसके साथ और कोई वेरिएबल नहीं है। अगर मैं इसको दो कर दूँ, अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दूँ x+y=7, तो यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए। इसी को हम कहते हैं पेयर ऑफ, ठीक है। ये अभी पेयर नहीं है, हालांकि सिंगल इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, सिंगल इक्वेशन है, और ये लीनियर है, इसकी भी पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। तो इसी तरह की अगर हम दो इक्वेशन लिख देंगे, अगर मैं एक और इक्वेशन लिख देता हूँ, वो भी लीनियर है, ठीक है, ये भी लीनियर है, ये देख सकते हैं x⁻1 है y। तो ये दो इक्वेशन होगी, ठीक है, ये दो इक्वेशन होगी, एक तो ये इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी, तो ये दो हो गई। तो पेयर, तो पेयर दो का ही होता है जैसे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, इस तरह का चैप्टर है। तो इसमें आज हम करेंगे जो एक्सरसाइज है वो 13.1 है, न्यू मैथ के हिसाब से। तो हमेशा हम बताते हैं न्यू के हिसाब से, जो ओल्ड के हिसाब से वो 3.2 है। ओल्ड के हिसाब से कौन सी एक्सरसाइज है? 3.2 है। एंड तो 3.2 है और 3.1 है, ठीक है। इसमें आप मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, तो मैंने ये दोनों यहाँ पर लिख दिए। इसके साथ एक चीज़ और है कि जो 3.1 में था वो ग्राफिक मेथड था हमारा, ग्राफ पर इक्वेशन को सॉल्व करना था, ग्राफिकल मेथड था, तो वो बिल्कुल कट हो चुका है। 3.2 में भी ग्राफिकल मेथड है थोड़ा बहुत, तो उसको भी मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड जो है वो लगभग निगलेक्ट हो गया है। तो वहाँ से सवाल आने के जो चांस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे चैनल पर मैं कराता हूँ, मतलब तो मेरा मोटिव यही रहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें कराई जाए जो उनके काम के। तो ग्राफिकल मेथड मतलब निगलेक्ट हो चुका है, तो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं 3.2 एक्सरसाइज करने के लिए, और उसमें जो सवाल है वो किस तरह से सॉल्व होंगे ये देखते हैं। जैसे अब ये सवाल है, तो इसमें एक चीज़ लिखी है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो, ये लिखा है रेशो, फाइंड द वेदर फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो अब यहाँ पर कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट का क्या रोल है ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट को C1 लिख देता हूँ, इनकॉन्सिस्टेंट को INC लिख देता हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब वो चीज़ें जिसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जिन इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं,
वो होती हैं कंसिस्टेंट, और जिन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, नो सोल्यूशन, वो होते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसमें भी आप पूछोगे कि कैसे पता लगेगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सोल्यूशन का मतलब तो आप समझिएगा होंगे, जहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाए, फाइंड आउट हो जाए, वो होती है कंसिस्टेंट। और जिसमें ना फाइंड हो, मतलब नो सोल्यूशन, तो वो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि कैसे पता लगेगा। ठीक है, वैसे तो जैसे सॉल्व करके आगे हम सॉल्व भी करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पर ये पूछा है कि ये A1/A2 B1/B2 इन रेशो को कंपेयरिंग करके हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए एक फॉर्म फॉर्म होती है, मतलब फॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया हैं, उनको आप देखेंगे तो बेसिकली 3 क्राइटेरिया, उसको आप समझिए ध्यान से, तो आपको पता लगेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया बात करते हैं, मैंने कंपेयर किया A1 A2, ठीक है, और B1/B2। अब A1 A2 B1 B2 कैसे कह रहा हूँ, ठीक है, समझिए इसको। A1 A2 और B1 B2 किसे कह रहा हूँ, जैसे ही मैंने इक्वेशन लिखा, मैं पहला ही सवाल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, फिर हम आगे और भी सवाल हल करेंगे। ठीक है, आगे मैंने कुछ और क्वेश्चन भी लिखे रखे हैं, तो इन सब क्वेश्चनों को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि क्या होता है। तो देखिए, जो ये आगे वाली चीज़ है ना, जैसे ये दो वेरिएबल आगे, दो एक्स वाई वेरिएबल आगे, इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल आगे, ये जो आगे वाली चीज़ है, इनको मैं कह रहा हूँ, इसको A1 कह रहा हूँ, इसी तरह से नीचे वाले जो, इसको A2 कह रहा हूँ, इसी तरह से जो ये है, इसको B1 कह रहा हूँ, इसको B2 कह रहा हूँ, इसी तरह से इसको C1 और ये C2 कह रहा हूँ। ठीक है, तो एक ही फॉर्मेट में लिखे होने चाहिए क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है। जैसे ये लिखिए, जो ये कांस्टेंट है ये बराबर के इधर है, इसमें भी बराबर के इधर है, तो ये एक जैसी इक्वेशन है, ऐसे ही लिखी होनी चाहिए दोनों इक्वेशन ही। ये नहीं कि कोई इक्वेशन में आपका जो कांस्टेंट इधर लिखा हो, कोई इक्वेशन में इधर लिखा हो, तो वो इक्वेशन गलत हो जाएगी, उसको सही कर लेना सबसे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बता दिया A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या चीज़ें। ठीक है, तो जब हम इनको बटे में रखेंगे, जैसे अब A1/A2 B1/B2 रखा मैंने यहाँ पर A1/A2, अगर ये दोनों पहली केस में बराबर ना आए, पहली केस में बराबर ना आए, तो ये होती है यूनिक सोल्यूशन दोस्तों। क्या होती है यूनिक सोल्यूशन, क्या होता है यूनिक सोल्यूशन। अब देखिए, यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है इसका एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, सोल्यूशन निकल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कंसिस्टेंट हो जाएगी। इसी तरह से अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है, जैसे अब A1/A2, ठीक है, और B1/B2, इसी तरह से C1/C2। अब ये क्या करते हैं कि ये दोनों तो बराबर हैं, जैसे हमने पहले केस में लिए थे, ये दोनों बराबर नहीं थे, अब ये दोनों तो बराबर हैं। अब ये दोनों बराबर होने के बाद तीसरा बराबर नहीं है, मतलब कांस्टेंट जो लिया C1/C2 वो बराबर नहीं है, तो इस केस में उसका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। अच्छा, नो सोल्यूशन होगा, जब नो सोल्यूशन है, ठीक है, नो सोल्यूशन है उसका, तो वो क्या हो जाएगा, जब सोल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड केस आ जाता है हमारे पास, ये सेकंड केस था, अब आ जाता है थर्ड केस। थर्ड केस, तो थर्ड केस में क्या है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2, अब तीनों ही बराबर है। क्या है, तीनों ही बराबर है। पहले में हमने देखा था ये दोनों बराबर नहीं थे, तीसरे में ये नहीं बराबर था, लेकिन अब तीनों ही बराबर है, तो उस केस में उसका आ जाएगा मैनी सोल्यूशन। उस केस में क्या आ जाएगा, मैनी सोल्यूशन। अब आप देख सकते हैं कि मैनी सोल्यूशन मतलब उसके बहुत सारे सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो है, बहुत सारे सोल्यूशन है, एक चीज छोड़ो, बहुत सारे सोल्यूशन। अगर जहाँ भी सोल्यूशन आ जाए, तो हमने कहा था वहाँ पर क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। आई होप अब आपको पता लगा होगा कि ये
क्या है, ठीक है। सबसे पहला केस हमने देखा था यूनिक सोल्यूशन, हाँ एक ही सोल्यूशन है लेकिन है सोल्यूशन कंसिस्टेंट। दूसरे केस में हमने देखा कोई सोल्यूशन नहीं तो इनकंसिस्टेंट, और तीसरे केस में बहुत सारे सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो होगा ही, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इन सवालों को हम देखते हैं, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कंसिस्टेंट आता है, इनकंसिस्टेंट आता है, क्या आता है, ठीक है। तो इसी पेज पे मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आगे जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सब कर इन सबको मैं रफ कर देता हूँ, सिर्फ कंडीशन को छोड़ देता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे, ठीक है। तो इन सब कंडीशन को मैंने यहाँ से रफ कर दिया ताकि आपको पता रहे। तो सवाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है, 3x 2y इक्वल टू 5, और उसी के साथ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अब इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करते हैं। जैसे A1, इसमें A1 आपको पता है 3 है, A2 2 है, बटे में लिख दिया मैंने। फिर बीच में सबसे पहले तो इक्वल टू लगा ही लेना है, बाद में कंपेयर करके देखेंगे है कि नहीं। A2 यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है, बी यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक मिनट, ये है B1 2 है, और B2 माइनस 3 है, ठीक है। ये रहा A1 A2 B1 B2। अब देख रहे हैं कि 3/2 और माइनस, ये देखिए माइनस भी लगा, और 2/3, ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। और जैसे ही यूनिक सोल्यूशन होगा, कोई भी हो, अगर सोल्यूशन है तो वो क्या हो जाता है, इन कंसिस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट हो जाता है। तो ये कंसिस्टेंट है, मतलब इसका सोल्यूशन निकल सकता है और यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, ये भी हमने बता दिया, ठीक है। तो इस तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरह का क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक और एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है। उसी सवाल में से मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे अ, अभी हमने किया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला, तो उसी में से मैं कोई भी पार्ट ले लेता हूँ। जैसे थर्ड पार्ट ले लेता हूँ, हाँ थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, और ले लेता हूँ थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें दिया था 3/2, एक मिनट दोस्तों, 3/2 एक्स प्लस 5/3 वाई, 5/3 वाई इक्वल टू 7। उसी तरह से ये रह चुका है 9x माइनस 10y अपन 14। तो ये रहा हमारा। तो एक ही जैसे इक्वेशन होनी चाहिए, ये भी एक जैसी इक्वेशन है। आप देख सकते हैं कि बराबर के बाद इधर कांस्टेंट लिखा है, इधर पे बराबर के बाद इधर कांस्टेंट लिखा है। तो इसको भी आप कंपेयर करेंगे तो आगे वाले लिख लेने हैं। तो कंपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ A1/A2, ठीक है। इधर लिख लेता हूँ B1/B2, ठीक है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन को हल, इसको थोड़ा सा आप कर भी सकते हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इधर वाला पार्ट, जो इधर वाला पार्ट है वो प्लस का, और इधर वाला पार्ट जो है माइनस का। आप देख रहे हैं कि इसमें माइनस लगी हुई है, तो ये पहले इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये भी क्या आ जाएगा, हमारा यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। जैसे यूनिक सोल्यूशन आता है तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर सेट कर रखे हैं, तो इसमें से भी वही बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि कैसे हम बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। तो जैसे मैं इसमें भी थर्ड पार्ट लेता हूँ एक बार, एक चीज़ आपको इसमें से और सीखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर ये थर्ड पार्ट मैंने ये वाला, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब देखिए इसमें भी एक जैसी इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया A1 हमारा, A2 B1
B2, यहाँ पर C1 C2 एक ही जैसी है। अगर कोई भी अगर बराबर के इधर होता है ये, तो इसको पहले सही करना पड़ता है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, इस पर ध्यान रखना आपको। तो इसमें भी कंपेयर कर लेते हैं। तो A1 हमारा आ गया 2, A2 आ गया 4, और B1 जिसके आगे कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर अकेला Y लिखा है, तो यहाँ पर सिर्फ 1, और B2 हमारा जो है वो आ गया -2। ठीक है, तो ये भी आप देख रहे हैं प्लस का एक माइनस, तो ये भी कंपेयर नहीं हो सकता, मतलब इक्वल टू नहीं हो सकते। तो ये भी क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक मैं आपको बताऊंगा कि पहला क्वेश्चन भी ले लेंगे। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन भी लेके देखते हैं, ये सिंपल। ठीक है, वो दिख रहा होगा। इसमें भी अगर मैं बात करूं, तो इस वाले क्वेश्चन में बात करूं, तो इसमें आ जाएगा A1 1, A2 2, और फिर उसके बाद B1 1, B2 2। ठीक है, और C1 उसमें 5 है, और C2 10 है। तो आप कह रहे होंगे ये दोनों तो बराबर, ये बराबर नहीं, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इसको काट के लिखो, 5 1 5 और 5 7 10। तो आप देख रहे हैं कि तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर आ गए तो क्या होता है, मैनी सोल्यूशन होता है। क्या होता है, मैनी सोल्यूशन होता है। और अगर मैनी सोल्यूशन है तो भी सोल्यूशन है, मतलब इसका भी कंसिस्टेंट आएगा। तो जिस केस में थर्ड वाला बराबर नहीं होगा, बस उस केस में नो सोल्यूशन आएगा। बाकी सब में तो सोल्यूशन निकल ही रहा है। यूनिक सोल्यूशन है चाहे मैनी सोल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो ये एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें सॉल्व भी करना है हमें इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो इसमें ग्राफिकल मेथड था वो नहीं करा रहा मैं, मतलब एक तो काट दिया गया, और इसमें 2 4 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में 3.2 में, तो वह नहीं करा रहा क्योंकि लगभग निगलेक्ट है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर रिक्टेंगल गार्डन, आप देख रहे हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को वैसे तो ज़्यादातर एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो स्टेटमेंट टाइप हो आपसे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए, आपको आधा क्वेश्चन ऐसा करा देना चाहिए ताकि आपको कॉन्फिडेंट भी थोड़ा सा बढ़े। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, विड्थ और लेंथ को आप इसमें मान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले विड्थ देख सकते हैं आप, जिससे भी ज़्यादा दिया, देखिए लेंथ ज़्यादा दी है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। ठीक है, इट्स विथ जिससे भी ज़्यादा दी हो, लेंथ क्या दी है, ज़्यादा दी है। विड्थ से, विड्थ मतलब होती है चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। तो चौड़ाई को हम क्या मान लेंगे, जो विड्थ है हमारी चौड़ाई, हिंदी में चौड़ाई कह देते हैं, तो उसको मैं मान रहा हूँ एक्स। उसको मैं क्या मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह आप लेंथ को जो है उसको आप क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। लेंथ को क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। अब वाई की यहाँ पर एक सेट वैल्यू है, वाई की एक वैल्यू, क्यों, क्योंकि जो लेंथ है ना हमारी, जो लंबाई है ना, ठीक है, उसको हमने वाई माना। तो लंबाई के बारे में बता रखा है कि वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो क्या किया मैंने, चौड़ाई हमारी थी एक्स, एक्स में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वाई जो हमने लेंथ मानी है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा। तो चौड़ाई कितनी थी, एक्स थी, एक्स में 4 जोड़ने पर वो लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। अब दूसरी तरफ क्या कह रहा है, शुरू में हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, हाफ ऑफ द पैरामीटर। तो हम सबसे पहले पैरामीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, पैरामीटर निकाल लेते हैं। इसका पैरामीटर कैसे निकलेगा, तो देखिए पैरामीटर रेक्टेंगल का कितना होता है, तो आपको पता है कि 2 गुना लंबाई, लंबाई कितनी है वाई, चौड़ाई कितनी है एक्स। ठीक है, चौड़ाई कितनी है एक्स, यही होता है ना।
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल मैं लिख भी देता हूँ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का दुगना, इसका हाफ करना है, क्योंकि क्या है, हाफ ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर निकालिए उसका हाफ कर दिया। तो वो चीज़ हमें दे रखी है यहाँ पर 36, कितनी दे रखी है, 36, हाफ ऑफ द पैरामीटर। ये बीच में डिटेल बताई थी, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर बता दी थी सब आपको इतनी में। हाफ ऑफ द पैरामीटर मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36। तो पैरामीटर कितना था, 36 था। तो वो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब मेरे पास बची वैल्यू y प्लस एक्स, तो y मैंने पहले ही पता करके रखा हुआ है, वो है हमारा x प्लस 4 प्लस x इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो जो x है उसको जोड़ लेंगे, x और ये एक x, ये हो गए 2x, और जो ये 4 है इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल कुछ इस तरह से बन जाएगा, 2x इक्वल टू 36 में से 4 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 32। तो x यहाँ पर 2 देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ताकि क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16। तो x की वैल्यू आई 16, तो x को हमने क्या माना, विड्थ, तो विड्थ हमारी पता होगी 16, और जो लेंथ थी इससे 4 ज़्यादा थी, तो 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 कितनी जाएगी, 20। ठीक, 16 प्लस 4 क्या हो जाएगी, 20। तो ये सवाल यहाँ पर ख़त्म होता है, और ये वीडियो भी, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है, क्योंकि इसके बाद जो भी सवाल हैं वो ग्राफिकली हैं, तो ग्राफिकली ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लगभग निगलेक्ट कर दिया गया। तो अगले जो एक्सरसाइज है उसमें हम अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में सीखेंगे, और इससे जो ये इक्वेशंस है, जैसे मैं इस इक्वेशन को हल किया, तो इसी तरह से कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, तो उन सारे मेथड्स का यूज़ करके हम इन जो इक्वेशन है उनको हल भी क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू पता क्या करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह से जो हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि इसका फ़ायदा और भी बच्चे उठा सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।